सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड से अध्याय 3 ततारा वामिरो कथा, जो लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित एक लोक कथा है। इस लोक कथा को पढ़ने के पहले हम लोग लीलाधर मंडलोई जी के बारे में जानेंगे कि लीलाधर मंडलोई कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका जीवन परिचय है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे बच्चों, लीलाधर मंडलोई का जन्म वर्ष 1954 में जन्माष्टमी को छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। वर्ष 1987 में लंदन की ओर से उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित किए गए। इन्होंने प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार भी संभाला। लीलाधर मंडलोई मुख्य रूप से कवि हैं। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ के जनजीवन तथा वहाँ की बोली का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर गद्य रचना की है, जो अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। इन्होंने लोक कथा, लोकगीत, डायरी, यात्रा वृत्तांत, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन भी किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो इस प्रकार से हैं, देखेंगे। कविता संग्रह में है घर घर घूमा, रात विरात, ये बदमस्ती तो होगी, मनवा बेपरवाह, एक बहुत कोमल तान, काला पानी, देखा न देखा। लोक कथाएँ, जो लोक कथाएँ उन्होंने लिखी वो है अंडमान निकोबार की लोक कथाएँ, पहाड़ और परी का सपना। बाल कहानी संग्रह जो इस प्रकार से है, चांद पर धब्बा, पेड़ बोलते हैं। तो ये तो लीलाधर मंडलोई जी का जीवन परिचय, लेखक परिचय हुआ। अब हम जो पाठ आज पढ़ेंगे ततारा वामिरो लोक कथा, तो उसके बारे में, उसके पाठ की रूपरेखा देखेंगे कि किस प्रकार से पाठ की रूपरेखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस द्वीप के दो टुकड़े की कथा को ततारा वामिरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। उनके अपने रीति रिवाज, पर्व तथा रूढ़ परंपराएं थीं। वामिरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह ततारा वामिरो ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रस्तुत पाठ में उनके उसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष की जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान तक देना पड़ा था। उसी युग के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने को बलिदान करता है, समाज उसे व्यर्थ नहीं जाने देता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक गांव था। उस गांव में एक सुंदर, शक्तिशाली, परोपकारी, दयालु स्वभाव का युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। उसे सब लोग बहुत प्रेम करते थे। वह गांव में सभी की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एक शाम वह दिन भर की थकान के बाद समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसके कानों में एक मधुर गीत का स्वर सुनाई दिया। वह गाने की दिशा में सुध-बुध खोते हुए आगे बढ़ा। वहाँ उसने लहरों के किनारे एक युवती को देखा जो गीत गा रही थी। वह उसे देखकर, एक गीत सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। दोनों में परिचय हुआ। उसे पता चला वह लड़की पास के किसी दूसरे गांव की थी। उसका नाम वामिरो था। धीरे धीरे वे दोनों प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने लगे। उनके मिलने की खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। एक दिन जब वे दोनों मेले में पहुंचे, वहां मिले लोगों द्वारा
उन्होंने मिलते हुए देख लिया गया। जब वे दोनों मेले में पहुँचे, वहाँ मिले लोगों द्वारा उन्हें मिलते हुए देख लिया गया। उस गांव की परंपरा के अनुसार किसी युवती का दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध या वैवाहिक संबंध परंपरा के विरुद्ध था। उनका विवाह नहीं हो सकता था। यह विरोध देखकर ततारा को क्रोध आ गया। वह द्वीप की इस ओर था और वामिरो द्वीप की दूसरी तरफ थी। गुस्से में आकर ततारा ने अपनी शक्ति युक्त तलवार जमीन में गाड़ दी, जो धीरे धीरे उस द्वीप को दो भागों में बांटती चली गई। ततारा गड्ढे में धंसता चला गया। अंत में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार दो प्रेमियों के बलिदान द्वारा उस द्वीप की परंपरा में परिवर्तन कर दिया गया। अब संपूर्ण निकोबारी द्वीप में किसी भी गांव अथवा स्थान के युवक युवती से विवाह करने की नई परंपरा की शुरुआत हो गई। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो ये तो ततारा वामिरो लोक कथा का सारांश हो गया। अब हम लोग कथा को पढ़ेंगे, उस कहानी को पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे ततारा वामिरो कथा अध्याय में जो हमारा पहला कठिन शब्द है द्वीप समूह, जिसका अर्थ होता है समुद्री टापुओं का समूह। श्रृंखला यानी क्रम या कड़ी, आदिम यानी प्रारंभिक, विभक्त यानी बटा हुआ। लोक कथा जन समाज में प्रचलित कथा, नेक, भला या अच्छा, अपितु यानी बल्कि, आत्मीय यानी अपना, पारंपरिक यानी परंपरा से चली आ रही, दैवीय शक्ति यानी ईश्वरीय शक्ति, साहसिक कारनामा यानी साहसपूर्ण कार्य, विलक्षण यानी असाधारण, अथक यानी परिश्रम यानी बिना थके हुए मेहनत करना, क्षितिज धरती और आकाश के मिलन का स्थान, बयार यानी हवा या मंद वायु, विचार मग्न यानी विचार में डूबा हुआ, गायन गाना, प्रबल वेग, तेज धक्का, तंद्रा एकाग्रता, चैतन्य यानी चेतना या सजग। दूसरे पृष्ठ में देखेंगे हमारा कठिन शब्द जो है विकल यानी बेचैन, अंततः, आखिरकार, एकटक यानी लगातार, और श्रृंगार गीत यानी प्रेम भरा गीत। तो अभी हम लोग कठिन शब्द को यहीं तक रेखांकित करते हैं और जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहाँ तक कहानी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि कहानी में क्या होता है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। आदिम यानी प्रारंभिक संस्कृति के केंद्र हैं, मध्य हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। इनके बंटने के पीछे एक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। जो ततारा था वो बड़ा परिश्रमी था, सुंदर था, शक्तिशाली था और सबका मदद करने वाला एक नेक और सुशील व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे देश द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। जो ततारा था वह सिर्फ अपने गांव वाले का ही नहीं बल्कि गांव के आसपास उस द्वीप समूह के सारे लोगों का मदद करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते हैं, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते हैं और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में, उस इलाके में जिन लोगों पर भी जो परेशानियाँ आती वे उसे याद करते और वह उसे उन लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए वहाँ भागा भागा पहुँच जाता था। दूसरे गांव में
भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। वह स्वभाव से तो अच्छा था ही, उसमें आत्मीयता थी। उसका अच्छा व्यवहार होने के कारण सारे लोग समझते थे, सोचते थे कि वह उनके आसपास ही रहे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। वह पारंपरिक वेशभूषा के साथ, वह परंपरा से जो वेशभूषा चली आ रही, उस पोशाक में वह सदैव रहता था। उसके कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का ऐसा मानना था कि वह तलवार लकड़ी की भले ही हो, लेकिन उसमें एक अद्भुत ईश्वरीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उस तलवार को ततारा कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता था, और उस तलवार का वह किसी दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लेकिन उसका अद्भुत कारनामों के कारण, उसके ततारा के साहसी कारनामों के कारण लोग कहते थे कि उस तलवार में कुछ दैवीय शक्ति है, जिसके कारण ही ततारा ये सब कर पाता है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। एक दिन की बात है, ततारा दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद, कठिन मेहनत के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकला। संध्या के समय में सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूरज जो था वह डूबने वाला था, ढलने वाला था। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी। समुद्र में ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सनह सनह छिन्न होने को थी, और पक्षियों की सायंकालीन संध्या के समय जो चहचहाट होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज के अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अपने विचार में डूबा हुआ ततारा क्या था, समुद्री बालू पर बैठकर और सूरज ढलने के वाले अंतिम किरणों के रंग बिरंगे किरणों को निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। उस गीत में इतना वेग था, इतना प्रभावशाली था, शक्तिशाली था वह गीत कि ततारा अपनी होशो हवास खोने लगा उस मधुर संगीत के पीछे। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। लहरों के एक तेज शक्ति ने उसके तंद्रा को, उसके तन्मयता को दूर की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। जैसे ही उसे होश आया कि वह उधर जाने के लिए विवश लाचार हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। जिस ओर से मधुर गीत की आवाज़ आ रही थी, वह उधर जाने के लिए बेबस हो चुका था। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, वह बेचैनी में उस तरफ बढ़ता गया। अंततः आखिरकार उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध। अंततः उसकी नज़र एक सुंदर युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। जो वह गीत गा रही थी वह एक प्रेम गीत था। आज हम लोग पहले पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।